बॉइलिंग पॉइंट वह ताप जिस पर किसी द्रव की वाष्पों का दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है क्वथनांक कहलाता है। जैसे एक वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक में उन्नयन, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील अनविद्युत अपघट्य पदार्थ घोला जाता है तो विलायक के कणों की निर्गामी प्रवृत्ति घट जाती है, अतः क्वथन कराने के लिए ताप में वृद्धि करानी पड़ती है, अर्थात शुद्ध विलायक की अपेक्षा विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। जैसे पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, अगर उसमें कोई विलेय पदार्थ घोल दिया जाए तो उसका क्वथनांक 100 से कुछ अधिक हो जाएगा। सपोज जैसे 100.3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो क्वथनांक में कितनी वृद्धि होती 0.3 डिग्री सेल्सियस, इसलिए क्वथनांक में उन्हें कितना माना जाएगा 0.3 डिग्री सेल्सियस। इसके संबंध में राउल्ट ने कुछ नियम दिए हैं। राउल्ट कहते हैं नंबर फर्स्ट, किसी विलायक के क्वथनांक में उन्नयन विलेय के मोलर सांद्रण के अनुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन मान लिया सपोज डेल्टा टी, यानी पहले क्वथनांक शुद्ध विलायक का क्वथनांक था T1, बाद में कोई विलेय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक हो गया T2, तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हो जाएगा T2 माइनस T1 यानी कि डेल्टा टी। राउल्ट कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन यानी कि डेल्टा टी मोलर सांद्रण यानी कि Cm के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है। ओके, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट जाएगा Kb फॉर बॉइलिंग क्वथनांक, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस तरह राउल्ट ने सेकंड नियम बोला है, किसी विलायक की निश्चित मात्रा में यदि भिन्न भिन्न विलेय पदार्थों की समअणुभार मात्रा घुली हो तो क्वथनांक में उन्नयन समान होता है। जैसे 100 ग्राम पानी में नमक का अणुभार होता है 58.5 ग्राम पानी घुला हो, या फिर 100 ग्राम पानी में ग्लूकोज का अणुभार 180 ग्राम ग्लूकोज घुला हो, या फिर 100 ग्राम पानी में शक्कर घुली हो 342 ग्राम, तो अणुभार उनके क्वथनांक में हर बार उसके क्वथनांक में समान वृद्धि कैसी होगी, समान। चाहे 100 ग्राम पानी में 58.5 ग्राम नमक घुला हो, चाहे 100 ग्राम पानी में 180 ग्राम ग्लूकोज घुला हो, चाहे 100 ग्राम पानी में 342 ग्राम शक्कर घुली हो, क्वथनांक में उन्नयन हर बार कैसा होगा, समान। यानी कोई विलेय के अणुभार के समान अगर मात्रा किसी विलायक की निश्चित मात्रा, विलायक की यहाँ निश्चित मात्रा कितनी लिए पानी की 100 ग्राम, क्लियर हुआ। जैसे सपोज माना किसी विलायक की कैपिटल W ग्राम मात्रा में स्मॉल m अणुभार वाले विलेय की स्मॉल w ग्राम मात्रा घुली हो तो, अब विलायक की मात्रा कैपिटल W है तो विलेय के मोल कैसे निकालेंगे, मोल मतलब क्या होता है, मात्रा अपॉन अणुभार। तो मोलों की संख्या हो जाएगी बेटे मात्रा बटे अणुभार के हिसाब से स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी कैपिटल W ग्राम विलायक में विलेय के मोल कितने खुले हुए हैं, स्मॉल w ग्राम। अगर 1 ग्राम विलायक होता तो कितने हो जाएंगे, स्मॉल w बटे स्मॉल m, कैपिटल W अपॉन में आ जाएगा। इसलिए 100 ग्राम में 100 हो जाएगा ऊपर, स्मॉल w इंटू 100 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये क्या हो जाएगी अणुक सांद्रता Cm ना, Cm इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 2। अब Cm का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी इक्वल टू Kb इंटू स्मॉल w इंटू 100 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, इक्वेशन नंबर 3। स्मॉल w बटे स्मॉल m क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। अब यहाँ अगर हम Kb क्या है, क्वथनांक में उन्नयन स्थिरांक का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम ये वैल्यू पूरी हटानी पड़ेगी। ये कैसे हट सकती है, सपोज स्मॉल w बटे स्मॉल m यानी विलेय की मोलों संख्या कितनी मान ली 1, और कैपिटल W विलायक कितना मान लिया 100 ग्राम, इस वैल्यू को यहाँ रख दें तो स्मॉल w बटे स्मॉल m कितना वैल्यू है 1, कैपिटल W कितना 100 कैंसिल हो जाएगा, Kb इक्वल टू डेल्टा टी आ जाएगा। Kb क्या है, अणु उन्नयन स्थिरांक, डेल्टा टी क्या है, क्वथनांक में उन्नयन, यानी क्वथनांक में उन्नयन अणु उन्नयन स्थिरांक के बराबर होता है कब, जब 100 ग्राम विलायक में 1 मोल विलेय पदार्थ घुला हो, यानी क्वथनांक में उन्नयन बराबर अणु उन्नयन स्थिरांक कब, जब 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1 मोल घुला हो। तो अणु उन्नयन स्थिरांक की परिभाषा क्या बन सकती है, यदि किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी विलेय का 1 मोल घुला हो तो क्वथनांक में उन्नयन को ही उस विलायक का अणु उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। चूँकि यहाँ मात्रा कितनी ली है बेटे 100 ग्राम, इसलिए इस उन्नयन स्थिरांक को Kb कहें या K100 कह सकते हैं। 100 ग्राम के लिए है तो K100, 100 ग्राम के लिए उन्नयन स्थिरांक है तो K100, 1000 ग्राम के लिए होगा तो क्या बोलेंगे 1000, तब उसको Kb डैश बोला जाएगा। Kb डैश को बोला जाता है मोलर उन्नयन स्थिरांक, मोलर उन्नयन। यदि अब सेम डेफिनेशन
जो यहाँ 100 ग्राम के लिए लिया है तब उसको अणु उन्नयन स्थिरांक कह रहे हैं, जब 1000 ग्राम के लिए कह ले रहे हैं तब उसको मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो क्या बनेगी डेफिनेशन, यदि किसी विलायक के 100 ग्राम में, वहाँ गोला था 100 ग्राम में, अब यहाँ गोला कितना 1000 ग्राम में, 1000 ग्राम में, यदि किसी विलायक के 1000 ग्राम में किसी विलय का 1 मोल घुला हो तो क्वथनांक में उन्नयन को ही उस विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। इसे KB डैश या K1000 से डिनोट करते हैं। तो डेल्टा टी इक्वल, ये वैल्यू यहाँ जो समीकरण नंबर 3 बना था अभी, उसमें अगर इस वैल्यू को रखें तो यहाँ 100 कहा था, तो यहाँ कितना कहना पड़ेगा 1000। ओके, यहाँ KB रखा गया था और यहाँ पर क्या रखेंगे KB डैश। तो डेल्टा टी इक्वल टू KB डैश इंटू स्मॉल w या इंटू 1000 कर दिया अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, इक्वेशन नंबर 4। अगर हम अणु उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक में संबंध निकालना चाहें तो इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर जो 4 अभी निकाले थे उनको एक दूसरे से डिवाइड कर दें। हम जानते हैं इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से ये और डेल्टा टी इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से ये KB डैश। इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का अगर भाग दे दें तो सॉल्व होकर क्या आ जाएगा KB इक्वल टू 10 KB डैश। क्लियर हो रहा, यानी कि मोलर उन्नयन स्थिरांक का 10 गुना अणु उन्नयन स्थिरांक के बराबर हो पाता है, यानी अणु उन्नयन स्थिरांक अधिक होता है, मोलर उन्नयन स्थिरांक कम होता है, 10वां हिस्सा होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यूरिया के लिए। सपोज जैसे 1.5 ग्राम यूरिया को 50 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है और जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक दिया हुआ है 0.52 केल्विन पर kg पर मोल। kg मतलब 1000 ग्राम के लिए। तो यूरिया 1.5 ग्राम यूरिया विलय की मात्रा स्मॉल w होगी 1.5 ग्राम, और यूरिया का अणुभार निकालें NH2CO NH2 अणुभार कितना हो जाएगा N के 14 2 काउंट होकर कितना आ जाएगा 60 को 50 ग्राम जल में, तो ब्लैक की मात्रा कैपिटल W कितनी होगी 50 ग्राम घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना करनी है, मतलब डेल्टा टी काउंट करना है और जल का मोलर उन्नयन स्थिरांक यानी KB डैश दिया गया है 0.52। तो हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा, KB डैश दिया है तो KB डैश वाला लगाएंगे, इक्वेशन नंबर 4 लगाएंगे। अगर KB दिया होता तो इक्वेशन नंबर 3 लगाते। इक्वेशन नंबर 4 के हिसाब से डेल्टा टी इक्वल टू KB डैश इंटू स्मॉल w इंटू 1000 बटे स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इसको वैल्यू पुट कर देंगे। KB डैश का वैल्यू रखा स्मॉल w 1000 बटे स्मॉल m यूरिया का बार 60 इंटू कैपिटल W जल की मात्रा कितनी थी 50 ग्राम। इसको सॉल्व करें कितना आया 0.26 केल्विन। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 देते हैं। एक यौगिक के 4.18 ग्राम को 240 ग्राम जल में घोलने पर एक वायुमंडल दाब पर विलयन का क्वथनांक 100.65 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यौगिक का अणुभार ज्ञात करो जबकि 100 ग्राम जल का अणु उन्नयन स्थिरांक इतना दिया हुआ है। विलय की मात्रा हो गई 4.18 ग्राम स्मॉल w, 240 ग्राम जल कैपिटल W 240 ग्राम हो जाएगा। एक वायुमंडल दाब, ये दाब स्थिर है। विलयन का क्वथनांक विलायक का होता है T1 और विलयन का होता है T2। शुद्ध विलायक में जब कोई विलय पदार्थ घोला गया तभी तो विलयन ना है, तो शुद्ध विलायक कौन सा था यहाँ जल, तो जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। जब विलय घोल दिए तब बन गया विलयन, विलयन का क्वथनांक T2 कितना होगा 100.65 डिग्री सेल्सियस। फिर क्या कह रहा है यौगिक अणुभार यानी कि विलय का अणुभार स्मॉल m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया क्या है 100 ग्राम जल के लिए, 100 ग्राम जल के लिए होता है उसको क्या बोलते हैं KB या K100, तो K100 दिया है 5.31। तो डेल्टा टी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डेल्टा टी कैसे निकालेंगे हम, T2 माइनस T1। T2 कितना है 100.65, T1 कितना होता है जल का 100, इसमें इसको माइनस कर दें कितना है इतना, ये वैल्यू रख देंगे हम KB वाले फार्मूले में, क्योंकि यहाँ K100 दिया हुआ है। K100 दिया होता है क्या लगाते हैं KB, तो डेल्टा टी इक्वल टू KB इंटू स्मॉल w इंटू 100 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। इस वैल्यू को रख दिया, यहाँ वैल्यू रख देंगे अब 95 कर दो, m इधर ले आएंगे, ये इधर लेंगे, m सॉल्व होकर अब आपका m का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है बेटे। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपको, इनको सॉल्व करिएगा। इनकी हिंट हमने आपको दे दी हैं, ये एग्जाम्पल, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक है ना। ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं आपको, इनके वैल्यू आप सॉल्व कर सकते हैं। आंसर भी दे दिए गए हैं इनको, आंसर आपको यहाँ निकल आया ये।